नमस्कार दोस्तों। बजट 2018 हम सबके सामने है। इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रोविजंस में जो भी अमेंडमेंट आए हैं उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट जैसा कि जिस पर चर्चा भी बहुत छिड़ चुकी है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सरकार ने जो टैक्स लगाने की मंशा अपनी व्यक्त कर दी कि उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, किस प्रकार से हमारे ऊपर उसकी टैक्स लायबिलिटी आ सकती है, क्या उस टैक्स लायबिलिटी में बचत का कोई प्रावधान किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो मैं इस तरीके के विषय पर आपके साथ जो मेरे विचार हैं, क्योंकि सेक्शन 112A इंसर्ट होना प्रपोज किया है फिनेंस बिल 2018 ने, उस पर चर्चा करता हूँ। हो सकता है जो मैं बातें यहाँ पर कहने जा रहा हूँ उनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किसी अमेंडमेंट की वजह से आए, या मैंने उन्हें इंटरप्रिटेट मेरे तरीके से किया है और उस पर किसी और प्रकार की व्याख्या भी निकाली जा सकती है। तो सबसे पहले सर जो मुख्य बात है वो ये है कि अब तक जो टैक्सेशन कैपिटल गेन का हुआ करता था, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, इनके संदर्भ में मुख्य व्यवस्था यह थी कि यदि आप इन्हें शॉर्ट टर्म ट्रांसफर करते हैं और एज्यूम करके चल रहा हूं कि बेचते समय एसटीटी लग चुका है, तो आपको मात्र 15% टैक्स लायबिलिटी देनी है बिकॉज ऑफ सेक्शन 111A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। और यदि आप इन्हें लॉन्ग टर्म ट्रांसफर करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको टैक्स लायबिलिटी नील थी, क्योंकि 10 क्लॉज 38 के अंदर एग्जम्पशन मिल रही थी। अब ये 10 क्लॉज 38 को नजर लग गई और सेक्शन 112A आ गया। ऐसी कुछ चर्चा पिछले दिनों से चल भी रही थी कि सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगाने जा रही है। बिकॉज ऑफ द रीजन माइट बी सर, यू ऑल कैन फील कि शेयर मार्केट ने बहुत तरक्की करी है पिछले 2-3 साल में और काफी लोगों की वेल्थ में भी इजाफा हुआ, तो शायद उस वेल्थ का कुछ हिस्सा सरकार भी लेने की मंशा रखती है। खैर, मूल मुद्दे पर आता हूं सर। ये सेक्शन 112A, सेक्शन 112 का पड़ोसी सेक्शन इंसर्ट किया गया है। अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ही टैक्स लगाता है, परंतु कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? जो कि अराइज होगा किसी एसएससी को। यहां पर एसएससी में कोई भी करदाता शामिल है, कंपनी भी, पार्टनरशिप फर्म भी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, सब तरीके के एसएससी यहां पर कवर्ड है। तो कोई भी एसएससी सर जिसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है किसी प्रकार की सिक्योरिटीज की सेल से, जो कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट फॉर्मेट में है या जो कि किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर के फॉर्मेट में है, तो जैसा कि मैं अब एक काम और करता हूं, यहां पर आपके साथ रिलेवेंट सेक्शन पढ़ता जाता हूं ताकि हमारे को क्लैरिटी आ जाएगी कि अच्छा लॉ में ऐसा लिखा है इसलिए ये इंटरप्रिटेशन ली जा रही है। मैं आपके साथ सर सेक्शन 112A एक बार जिस प्रकार से ड्राफ्ट आया है उस ड्राफ्ट को पढ़ता हूं और एक एक सबसेक्शन पर उसकी इंटरप्रिटेशन करते चलते हैं। सेक्शन 112A, notwithstanding anything contained in section 112, the tax payable by an assessee on his total income shall be determined in accordance with provisions of subsection 2 if the total income includes any income under the capital gains and capital gain arising from transfer of long term capital asset, being an equity share in a company or a unit of an equity oriented unit or unit of a business trust। इसी में सर तीसरी कंडीशन है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अंडर चैप्टर 7 ऑफ फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2004 हैज ए इन अ केस वेयर the long term capital asset is in nature of equity share in a company being paid on acquisition and transfer of such capital asset। इसका तात्पर्य यह है सर कि जो रिस्पेक्टिव सिक्योरिटी है, यदि उसके सेल पर एसटीटी लगा है, जो नेचुरली लिस्टेड सिक्योरिटी पर ही लगेगा, तभी ये पर्टिकुलर सेक्शन लागू होगा, नहीं तो ये सेक्शन लागू नहीं होगा। इसका मतलब अनलिस्टेड सिक्योरिटीज पर सेक्शन 112A का प्रभाव नहीं आएगा। लिस्टेड सिक्योरिटी में भी केवल शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट, इन दो के ऊपर ही सेक्शन 112A का प्रभाव आएगा। तीसरी बात, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। चौथा, मैंने जैसे कि आपको कहा सभी प्रकार के एसएससी सर इस पर्टिकुलर सेक्शन के एम्बिट में कवरेज में आएंगे। सेल के समय एसटीटी लगना महत्वपूर्ण है। अब यदि किसी एसएससी को कैपिटल गेन होगा जो कि सेक्शन 112A के नेचर का हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो कैपिटल गेन
10% की रेट पर टैक्सेबल कहा गया है, ऐसा सबसेक्शन 2 में लिखा है। जो सबसेक्शन 2 प्रपोज्ड है वो कहता है टैक्स पेबल बाय एसएससी ऑन द टोटल इनकम रेफर टू इन सबसेक्शन 1 shall be the aggregate of amount of income tax calculated on the long term capital gain exceeding 1 lakh at the rate 10% and amount of income tax payable on balance amount of total income as if balance amount were the total income of the assessee. सो 1 लाख रुपए से ऊपर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 112A में प्रपोज्ड है टैक्सेशन के लिए, उसके ऊपर आपको 10% की रेट से टैक्स लगेगा। 1 लाख रुपए से ऊपर का मतलब ये हुआ सर, मान लीजिए मुझे 10 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो कि अब टैक्सेबल हो गया क्योंकि मुझे किसी पर्टिकुलर लिस्टेड सिक्योरिटीज के बेचने पर वो हुआ है। तो ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से 1 लाख रुपए तक मुझे टैक्स नहीं लगेगा। 10 लाख माइनस 1 लाख, 9 लाख रुपए पर मेरे को यहां पर 10% की रेट से सर टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, बाकी की इनकम पर जैसा कि मेरा नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेशन होता है या कॉर्पोरेट हूं तो 30% रेट लगता है, वो रेट पर टैक्स जैसे पहले होता था वैसे टैक्स चलता रहेगा। हाँ, सेक्शन 112 हो चाहे सेक्शन 111A हो और चाहे सेक्शन सर अब 112A जो प्रपोज्ड है, इन सब में सर ये बात की गई है कि यदि कोई इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट है और उसकी टोटल इनकम 2.5 लाख अभी पूरी एग्जॉस्ट नहीं हो रही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और उसी में कोई इनकम इस प्रकार की भी शामिल है जो कि 112A के नेचर की है, तो उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक की अमाउंट ऑफ इनकम पर कोई टैक्स लायबिलिटी 112A में भी नहीं भुगतनी। एक सरल उदाहरण लीजिए, मान लीजिए मैं कुछ भी नहीं कमाता और मेरे पास में केवल कैपिटल गेन आया है इस साल कोई सिक्योरिटी बेचने से। इस साल मतलब मैं फाइनेंशियल ईयर सर 18-19 की बात करूंगा अब आपके साथ में, तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में यदि मेरे को मात्र 2.5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ किसी लिस्टेड सिक्योरिटी को बेचने से, तो मुझे 1 रुपए भी टैक्स का नहीं देना। चाहे मैं 1 लाख रुपए से ऊपर 1.5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रखता हूं तो भी मुझे टैक्स लायबिलिटी नहीं लगेगी। ठीक है, तो सर 2 बातें हमारे सामने आई। एक, ट्रांजैक्शन कवर्ड कौन कौन से हैं, वो जो कि इक्विटी शेयर्स हैं जिनके सेल पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं जिनके सेल पर एसएससी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और उनमें जो कैपिटल गेन का क्वांटम है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है। यदि 1 लाख रुपए से ज्यादा का कैपिटल गेन है तो एसएससी को 10% की रेट पर टैक्स देना पड़ेगा। यह व्यवस्था लागू होगी सर फाइनेंशियल ईयर 18-19। अब सुनिए सर, $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या करंट फाइनेंशियल ईयर 17-18 में जो 2 महीने बच रहे हैं फरवरी और मार्च, इनमें यदि मैं कोई एसेट बेच देता हूं यानी कोई शेयर बेच देता हूं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट बेच देता हूं जिसको कि मैं लॉन्ग टर्म बेच रहा हूं 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में, तो क्या मुझे उसके ऊपर भी 112A के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा या नहीं? मेरा उत्तर सर एसएससी के फेवर में रहेगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि एसएससी को यानी किसी भी व्यक्ति को यदि 1 फरवरी 18 से 31 मार्च 18 के बीच में भी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, एसटीटी लग चुका सेल के समय इक्विटी शेयर पर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट पर, तो अभी भी सर इस 2 महीने में कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो उस पर टैक्स लगाने की सरकार की मंशा नहीं है। हाँ, 1 अप्रैल 2018 ऑनवर्ड्स जब सर हम शेयर बेचेंगे या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट बेचेंगे और हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्रीगेट फ्रॉम ऑल सच पर्टिकुलर सेल ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख से ऊपर होगा, तो जितना अमाउंट 1 लाख से ऊपर होगा उसके ऊपर हमारे को 10% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा। इसमें डाउट नहीं है सर कि ये 10% स्पेशल रेट टैक्सेशन है, इस पर सरचार्ज लगता होगा वो लगेगा, एजुकेशन सेस लगता हो वो लगेगा, एसएचईसी लगता हो वो लगेगा, तो वो सारी चीजें सर जिस प्रकार से पहले थी उस प्रकार से लागू रहेगी। अब यहां से यदि मैं आगे बढ़ता हूं तो सर लॉ ये कहता है कि 18-19 फाइनेंशियल ईयर में जब आप बेचोगे तो इस संपत्ति की लागत यानी इस शेयर की या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की लागत क्या होगी ये समझ लेना महत्वपूर्ण है। यहां पर सरकार ने इस प्रकार से प्रावधान बनाया है कि आपने जब उस पर्टिकुलर, मैं यहां पर इसे एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा एक पर्टिकुलर एसेट मैंने 4 अप्रैल 2018 को बेचा, यानी वित्त वर्ष 2018-19 में मैंने उसको बेचा और वो शेयर मैंने 200 रुपए का बेचा, और मैंने मान लीजिए
1/4/2017 को सर उस शेयर को 100 रुपए में खरीदा था। तो मुझे सर 100 रुपए और 100 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता दिख रहा है। तो ये 100 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1/4/18 के बाद हो रहा है, 1/4/18 ऑनवर्ड्स हो रहा है, यानी 4 अप्रैल 18 को तो टैक्सेबल होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने फॉर्चुनेटली प्रावधान इस प्रकार से बनाया, 31 जनवरी 2018 को इस शेयर की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी उतने तक की वैल्यू आपकी कॉस्ट बन जाएगी। ये प्राइमा फेसाई इंटरप्रिटेशन है। जैसे मैंने आपको बोला साहब 1 अप्रैल 17 को मैंने शेयर खरीदा 100 रुपए में, मान लीजिए 31 जनवरी 2018 यानी कल जो गया उस दिन उस शेयर की वैल्यू थी 180 रुपए और मैंने 4 अप्रैल 2018 को उसको बेचा 180 के आगे 200 रुपए में। तो सर 100 रुपए की मेरी खरीद, 180 रुपए 31 जनवरी 2017 की वैल्यू, इस 80 रुपए के कैपिटल गेन पर मुझे कोई टैक्स नहीं। अब ये 180 रुपए की चीज मेरी 200 रुपए में बिक रही है, कब? 4 अप्रैल 2018 को। तो सर मुझे 20 रुपए के कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ेगा। यानी मेरा 31 जनवरी 2018 तक का जो एप्रिसिएशन है उस पर सरकार मुझे टैक्स नहीं लगा रही है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। वो जैसे बाकी पहले एग्जम्प्ट होता, अभी भी सरकार एग्जम्प्ट छोड़ रही है। लेकिन एक तरीके से सर गवर्नमेंट ने 1 फरवरी 2018 ऑनवर्ड्स मेरे एप्रिसिएशन के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी सुनिश्चित कर ली। हाँ, अगर मैं कैपिटल गेन अपना बुक कर लेता हूं 31 मार्च 18 तक तो सर फिर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। लेकिन यदि ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 अप्रैल 18 ऑनवर्ड्स बुक करूंगा तो मुझे सर 31 जनवरी 18 की वैल्यू के ऊपर जितनी वैल्यू बढ़ेगी उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स @10% 112A में भुगतना पड़ेगा। अब सर कुछ इसी के साथ में और पॉइंट भी गवर्नमेंट ने साथ साथ इंसर्ट किए हैं, जहां पर वो कह रही है कि साहब इस पर्टिकुलर इनकम में से आपको 87A नहीं देंगे, यानी आपको कोई रिबेट जो 2000 रुपए की मिलती है वो नहीं मिलेगी। इस इनकम पर लगने वाली कैलकुलेशन में आपको चैप्टर 6A के डिडक्शन यानी 80C, 80D, 80DD ये भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो जैसा एक नॉर्मल तरीका होता है आप और मैं समझते हैं कि स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेशन जहां पर भी होता है वहां पर जनरली एडिशनल बेनिफिट्स देने से बचा जाता है। तो सर मैं एक बार दोबारा इसको कंक्लूडेड फॉर्मेट में रखने की कोशिश करता हूं। सेक्शन 112A जो प्रपोज्ड है फाइनेंस बिल 2018 द्वारा इंसर्ट होना, वो सभी एसएससीज पर लगता है। वो तब लगता है जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किससे होना चाहिए? किसी इक्विटी शेयर से या किसी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट से। और आपको ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस सेक्शन में तभी कवर्ड होगा जब सेल के समय एसटीटी लगा हो। हालांकि गवर्नमेंट ने शेयर्स के मामले में परचेज के केस में भी एसटीटी की व्यवस्था करी है, यानी शेयर परचेज के समय भी एसटीटी लगा हो और शेयर सेल के समय भी एसटीटी लगा हो, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन पर सरकार और नोटिफिकेशन जारी करके अलग से बात करेगी भविष्य में। खैर, द पॉइंट इज आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 10% की रेट से टैक्स लगेगा। एक बात और जो मैंने पहले नहीं कही यहां बोल रहा हूं, आपको इस कैपिटल गेन की गणना में इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। आपको फॉरेन करेंसी कन्वर्जन का बेनिफिट जो 48 फर्स्ट प्रोविजो में मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। आपको स्ट्रेट अवे रॉ टर्म्स में जो कैपिटल गेन आएगा विदाउट इंडेक्सेशन उस पर 10% रेट से टैक्सेशन लग जाएगा। अब ये जो टैक्सेशन के लिए बात है, हमें तैयारी क्या करनी है? What if I sell a particular share up to 31st of March 2018 and what if I sell that particular share or unit on and after 1st of April 2018? ये प्लानिंग सर आपको अभी करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, कि आप कैसे उस शेयर में फर्दर राइज देखते हैं, आपको लगता है कोई चर्निंग इस दौरान आपको करनी है नहीं करनी, वो कॉल एसएससी को स्वयं लेनी पड़ेगी। हाँ, जो 10% टैक्स निकलेगा वो अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगा। एसएससी को नॉर्मल टैक्स के साथ साथ ये भी टैक्स लायबिलिटी देनी है। एक बात पर सर चर्चा और की जा सकती है कि क्या सेक्शन 54 से लेकर के 54GB में जो कैपिटल गेन की एग्जम्पशंस हमारे को मिलती हैं, वो एग्जम्पशन एक ऐसे कैपिटल गेन के संदर्भ में भी उठाई जा सकती है क्या जो सेक्शन 112A में कवर्ड है? मुझे लगता है सर प्राइमा फेसाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के नेचर का है और आप री इन्वेस्ट करते हैं
एज पर 54 टू 54 जीबी वहां की शर्तें पूरी करते हुए 54 टू 54 जीबी सेक्शंस की बात मैं कर रहा हूं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको कैपिटल गेन की एग्जम्पशन भी क्लेमेबल बनती है। तो मुझे लगता है सर, मेरा ये इनिशियल डिस्कशन आपको जरूर कुछ ना कुछ मदद करेगा क्लैरिटी लेने में, कुछ प्लानिंग करने में। शेष मैं कैपिटल गेन के अलावा बहुत सारे और भी अमेंडमेंट है सर, जिन पर आपके साथ डिस्कशन करना मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं आने वाले समय में आपके साथ बजट संबंधी उन सेक्शंस पर भी चर्चा करने की कोशिश करूंगा सर। धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।